कोई भी पैदाइशी जीनियस नहीं होता। आइंस्टीन जब छोटे थे तब उन्हें रिलेटिविटी थ्योरी मालूम नहीं थी। ऐसे ही मोजार्ट बच्चे थे तब उन्हें सोनाटा बनाना नहीं आता था। आप बोल सकते हो जीनियस लोगों में इनेट टैलेंट होता है, लेकिन रियलिटी में टैलेंट सबके अंदर है। आप भी उतने ही टैलेंटेड हो सकते हैं जितने बाकी लोग। आपके अंदर भी कोई ऐसी यूनिक एबिलिटी होगी जो किसी और में नहीं होगी। हो सकता है कि आपका यूनिक टैलेंट अभी हॉबी या इंटरेस्ट के फॉर्म में हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। ये बुक आपको सिखाएगी कि आप कैसे अपनी हॉबी को एक मास्टरपीस की तरह निखार सकते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि कैसे अपने टाइम पास को फुल टाइम वर्क में बदला जाए और कैसे अपने हुनर के मास्टर बने। इस बुक में आप मास्टरी के 3 फेजेस सीखेंगे। आप उस अल्टीमेट पावर के बारे में सीखेंगे जो मास्टर्स के पास होती है, और आप चाहे तो आप भी ये पावर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन दबा दे कि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये चीज पॉसिबल है क्योंकि दुनिया में जितने भी मास्टर्स हुए हैं सबने ये किया है। वो लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह पैदा हुए थे। वो भी नॉर्मल लोगों की तरह छोटे और इग्नोरेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने हार्ड वर्क से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें अचीव करके दिखा दी। उन्होंने प्रूव कर दिया कि इंसान मेहनत करे तो क्या हासिल नहीं हो सकता। आप भी इस बुक को पढ़कर ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देगी। इसलिए ये बुक आपके बहुत काम की है। द अल्टीमेट पावर आप भी मास्टर बन सकते हैं, और इसके लिए कोई एज, जेंडर, रेस या फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। जरा सोचो उन मास्टर्स के बारे में जिन्हें आप जानते हो। दा विंसी, मोजार्ट, आइंस्टीन, गांधी, दलाई लामा, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोग। ये सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मगर इनमें से हर एक अपने अपने फील्ड का मास्टर है। आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक यूनिक सेट ऑफ जीन्स है। ऐसा यूनिक सेट ऑफ जीन्स किसी और के पास ना तो पहले था और ना ही फ्यूचर में होगा। आपकी सारी एबिलिटीज और पोटेंशियल सिर्फ आपकी अपनी है। आप अपनी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। आज की मॉडर्न लाइफ में हम लोगों की जो जनरेशन है उसके लिए एक्सेस ऑफ एजुकेशन काफी इजी हो गई है, और इसी वजह से जेंडर, रेशियल और सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी काफी कम हो गया है। आप अपनी लाइफ के जो चाहे वो कर सकते हैं। आप चाहे तो टॉप तक पहुंच सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मगर कैसे, ये बुक आपको सिखाएगी। इसमें वो सब कुछ जो आपको अपनी लाइफ का मास्टर बनने में हेल्प करेगी, लेकिन इससे पहले आपको 3 स्टेजेस से गुजर कर जाना होगा। फर्स्ट स्टेज है अप्रेंटिसशिप, सेकंड स्टेज है क्रिएटिव एक्टिव और थर्ड स्टेज है मास्टर। तो जो सबसे पहले आपको करना है वो ये कि आप ये डिसाइड कर लो कि आपकी लाइफ का एम यानी मकसद क्या है। ऐसा क्या है जो आपको करना पसंद है। सिर्फ पसंद नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये पैशन ही आपका मास्टरपीस बनेगा। नेक्स्ट है अप्रेंटिस स्टेज, जहां आप स्किल लर्न करते हो, अपने किसी मेंटोर के अंडर ट्रेनिंग लेकर सोशली इंटेलिजेंट बनते हो। उसके बाद आप क्रिएटिव एक्टिव स्टेज की तरफ बढ़ोगे और फिर फाइनली अपने स्किल के मास्टर बन जाओगे। मगर ये सब उतना भी इजी टास्क नहीं है। आपको इसके लिए बहुत इंटेंस फोकस रखना है और पूरा एफोर्ट करना है। रिसर्च प्रूव करती है कि किसी स्किल को सीखने के लिए हमें कम से कम 20,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर हम मास्टरी के लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा क्या है मास्टर्स के पास? क्या है उनका सीक्रेट? ऐसा क्या है जो उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है? तो इसका जवाब है इंट्यूशन, जो कि इंटेलिजेंस और पावर का हाई फॉर्म है। इंट्यूशन वर्ड से शायद आपको मैजिक, मिस्ट्री या सुपर पावर जैसा कुछ लग रहा होगा, मगर नहीं, ये सब मिसकंसेप्शन है। असल में तो इंट्यूशन हाई लेवल ऑफ मेंटल प्रोसेस है। जब आप कई सालों की लगातार प्रैक्टिस से अपनी यूनिक एबिलिटी को इंप्रूव करने और उसे निखारने में लगे रहते हैं, यही इंट्यूशन की सही डेफिनेशन होगी। अब आप आइंस्टीन का ही एग्जाम्पल ले लो। उनकी रिलेटिविटी थ्योरी की डिस्कवरी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही ये कोई नया आइडिया है। दरअसल आइंस्टीन साइंस में एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे। उन्होंने रियलिटी के ट्रेडिशनली व्यूज को एक तरफ से चेंज करके रख दिया था। इस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ग्राउंड ब्रेकिंग खोज हुई। आइंस्टीन अपने बचपन से ही इस पर काम कर रहे थे। जब वो छोटे से बच्चे थे तो उनके फादर ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट किया था, और उस दिन से ही आइंस्टीन का साइंस को समझने का नजरिया चेंज हो गया। कई सालों स्टडी के बाद फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और इक्वेशंस उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स में ऐसे एब्जॉर्ब हो गए थे जैसे स्पॉन्ज में पानी। दरअसल उनके माइंड में एक पूरी पिक्चर तैयार हो जाती थी। उन्होंने उन आइडियाज को आपस में लिंक किया और इस तरह रिलेटिविटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट निकला।
कई घंटों तक लगातार इंटेंस फोकस करने के बाद उन्हें ये मास्टरपीस मिला। इस थ्योरी का इफेक्ट इतना एक्सपेंसिव और एनलाइटनिंग है कि ऐसा लगता है जैसे ये ऊपर वाले का कोई जादू हो, और इसी को हम इंट्यूशन बोलते हैं, जो कि हमारे कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे इंस्टिंक्ट और रीजनिंग का मिक्स है। हम लोगों को इंट्यूशन से ज्यादा रेशनल थॉट ज्यादा समझ आता है। रेशनलिटी एक थिंकिंग है कॉज और इफेक्ट के फॉर्म में, लेकिन इंट्यूशन फुल पर्सपेक्टिव है। इंट्यूशन का मतलब है अपने ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज करना। एक मास्टर कुछ इस तरह से इंट्यूटिव होता है कि वो हर सवाल का जवाब दे सकता है। वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होगा या होने वाला है। वो लोगों का माइंड पढ़ सकता है और उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। वो किसी भी काम पॉसिबल बना देता है और काफी डीप और ब्यूटीफुल आउटपुट दे सकता है। तो देखा आपने इंट्यूशन कितने कमाल की चीज है। एक्चुअल में हम इस हाई फॉर्म ऑन ऑफ पावर और इंटेलिजेंट को लाइफ में कभी ना कभी टैप करते हैं। जैसे जब आप किसी इंपोर्टेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो या किसी टास्क की डेडलाइन पर होते हो, तो उस वक्त आपको खुद ब खुद इंट्यूशन होने लगते हैं। उस वक्त आपका माइंड पूरा फोकस और एक्टिव रहता है। लेकिन एक बार डेडलाइन कोर्स हो जाए या प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए तो फिर से आपका माइंड नॉर्मल मांड पर आ जाता है। आप जो भी काम करो उसमें अपने इंट्यूशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, यह आपको इस बुक से सीखने को मिलेगा। ये बुक आपको अपनी लाइफ में कहीं भी और कभी भी हाई लेवल ऑन पावर और इंटेलिजेंस लाना सिखाएगी, क्योंकि जिस पावर से आप अनजान हैं वो पावर तो आपके अंदर ही है जो रिलीज होने का वेट कर रही है। तो अगर आप भी मास्टर बनने राह पर चलना चाहते हो तो इस बुक को एक बार जरूर पढ़ो। अगर आप ये बुक मांगना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप बुक मांगा सकते हैं। डिस्कवर योर कॉलिंग, डिस्कवर योर कॉलिंग। लियोनार्डो दा विंसी इटली के एक गांव में पैदा हुए थे जिसका नाम था विंसी। ये गांव फ्लोरेंस से कोई 20 मील दूर थी। उनके फादर एक लॉयर बोर्गियोइसी बोर्जवाजी के मेंबर थे। अब कोई भी ये बोल सकता है कि लियोनार्डो बड़े लकी थे जो एक अमीर घर में पैदा हुए, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने फादर के इल्लेजिटिमेट औलाद यानी नाजायज बेटे थे। उनके फादर ने उनकी मदर से शादी नहीं की थी और इस वजह से लियोनार्डो को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया और ना ही वो कभी एक प्रोफेशनल के तौर पे कहीं जॉब कर पाए। प्रॉपर डिग्री ना होने की वजह से लियोनार्डो लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ भी नहीं बन सकते थे। इस तरह उनका कभी कोई करियर नहीं बन पाया, क्योंकि उन दिनों इटली में यही कस्टम था। यंग लियोनार्डो को कभी कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं मिली थी। उन्होंने जो कुछ सीखा खुद से सीखा। लियोनार्डो को विंसी का रिच कल्चर पसंद था, इसलिए वो इसे एक्सप्लोर करते रहते थे। वो अक्सर जंगलों में किसी नदी और वाटरफॉल के किनारे चले जाते थे। जंगल के अलग अलग जानवरों और पेड़ पौधों को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती थी। एक दिन वो अपने फादर के ऑफिस गए और वहां से पेपर के कुछ शीट्स लिए और सीधे जंगल में चले गए। वहां जाकर वो एक पत्थर पे बैठ गए और जो कुछ उन्हें दिखा उसकी ड्राइंग बनाने लगे। फिर क्या था, उसके बाद तो उन्हें ड्राइंग का शौक लग गया। वो रोज स्केच बनाते थे, यहां तक कि बारिश में भी वो जंगल जाकर स्केचिंग करते थे। उनके पास खास टूल्स नहीं थे, ना ही कोई सिखाने वाला टीचर, और कॉपी करने के लिए पेंटिंग थी। उनकी आंखें ही उनका सबसे बड़ा टूल था, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि अच्छा स्केच बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को क्लोजली स्टडी करना पड़ता है। वो किसी भी चीज की सारी डिटेल्स अपनी आंखों में कैच कर लेते थे और फिर बिल्कुल सेम तस्वीर बना लेते थे। लियोनार्डो की हर तस्वीर जीती जागती लगती थी। जब वो 14 के हुए तो फ्लोरेंस जाकर एक आर्टिस्ट स्टूडियो में अप्रेंटिस बन गए। ये स्टूडियो एंड्रिया डेल वेरोचियो नाम के एक आर्टिस्ट का था। लियोनार्डो को अपनी हाई क्वालिटी स्केचेस की वजह से ये जॉब मिली थी। एक बार वेरोचियो ने लियोनार्डो को एक प्रोजेक्ट दिया। उन्हें एक एंजल को पेंट करना था। उन्हें वही डिजाइन बनाना था जो वेरोचियो ने उन्हें दिया था, मगर लियोनार्डो ने अपना खुद का वर्जन बनाया। उन्होंने एंजल को फ्लावर बेड के ऊपर पेंट किया और हर फूल को डिफरेंट बनाया। ये वही फ्लावर्स थे जो लियोनार्डो ने बचपन में देखे थे। फूलों को उन्होंने बड़े ग्रेट डिटेल्स के साथ पेंट किया। एंजल के फेस के लिए वो चर्च गए और वहां प्रेयर में बैठे लोगों के चेहरे भी स्टडी किए। उन्होंने पेंट का एक नया ब्लेंड मिक्स किया और एंजल के चेहरा एकदम शांत और पवित्र बनाया। लियोनार्डो ने सोचा एंजल के पंखों को एकदम परफेक्ट बनाने वाला वो पहला आर्टिस्ट होगा, इसलिए वो मार्केट गए और कुछ बर्ड्स खरीद लाए। उन्होंने बर्ड्स के पंखों को बड़े गौर से देखा, एक एक डिटेल स्टडी की। उसके बाद वो कई घंटों तक एंजल के पंखों की ड्राइंग बनाते रहे और जब पेंटिंग पूरी हुई तो उसमें एंजल के पंख एकदम रियल लग रहे थे। 1481 में लियोनार्डो की लाइफ में एक चैलेंज आया। उस टाइम जो पोप थे वो रोम के सिस्टिन चैपल के लिए आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे। उन्होंने लोरेंजो डे मेडिसी,
लोरेंजो डे मेडिची से कुछ आर्टिस्ट के नेम सजेस्ट करने को बोला, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लियोनार्डो की मेडिसी से बनती नहीं थी। लोरेंजो एक एरिस्टोक्रेट थे और लिटरेरी क्लासिक के एक्सपर्ट भी, मगर लियोनार्डो लैटिन नहीं समझते थे, जो उन दिनों एलीट क्लास लैंग्वेज मानी जाती थी। तो लियोनार्डो को छोड़कर फ्लोरेंस के बाकी आर्टिस्ट को सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन कोई भी रुकावट लियोनार्डो को सक्सेस होने से नहीं रोक पाई। एक्चुअल में लियोनार्डो को फ्लोरेंस का यह कल्चर पसंद ही नहीं था। आर्टिस्ट को प्रोजेक्ट्स पाने के लिए या तो चर्च या रॉयल फैमिलीज को इंप्रेस करना पड़ता था, और इनमें से ज्यादातर आर्टिस्ट अपने आर्टवर्क के कमीशन पर गुजारा करते थे। जाहिर है यह इनकम का कोई स्टेबल सोर्स नहीं था, तो लियोनार्डो ने इसका एक बेटर तरीका सोचा। उन्होंने मिलान जाने का फैसला किया। मिलान में लियोनार्डो ने स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, एनाटॉमी, इंजीनियरिंग और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी ड्राइंग स्किल्स इंप्रूव की। लियोनार्डो ने अमीर लोगों के लिए पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा वो अपने रिच क्लाइंट्स के लिए ओवरऑल एडवाइजर भी बनते थे। बदले में वो उनसे रेगुलर सैलरी लेते थे। इस तरह लियोनार्डो फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो गए थे। अब वो अपने सारे शौक पूरे कर सकते थे। उन्हें स्टडी करना और स्केच बनाना अच्छा लगता था। उनकी ह्यूमन एनाटॉमी की स्केचेस एकदम एक्यूरेट होती थी। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से कई सारी मशीन्स भी बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी ड्राइंग और नोट्स कुल मिलाकर 10,000 पेजेस से भी ज्यादा है, और ये प्रव है इस बात का कि उन्हें स्केचिंग से कितना प्यार था। तो आपकी फेवरेट हॉबी कौन सी है? क्या है आपका पैशन? आपका पैशन या शौक कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग, रीडिंग, स्कूबा डाइविंग या प्रोग्रामिंग। जो भी हॉबी हो, उसे किसी वजह से मत छोड़ो। हाँ, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप फिर भी मास्टर बन सकते हो। वो कहावत है, न देर आए दुरुस्त आए। किसी भी चीज की शुरुआत कहीं से भी और कभी भी की जा सकती है। इंपॉर्टेंट यह है कि अपने अंदर की यूनिक एबिलिटी को इंप्रूव करने की आप में एक इंटेंस डिजायर होनी चाहिए। आइडियल अप्रेंटिसशिप। चार्ल्स डार्विन जब छोटे थे तो एक बार उनके फादर बोले, तुम सारा दिन चूहे पकड़ते रहते हो, तुम किसी काम के नहीं हो, बड़े होकर फैमिली की नाक कटवाओगे। लेकिन उन्हें क्या कि उनका बेटा बड़ा होकर एक ग्रेट साइंटिस्ट बनेगा। चार्ल्स के फादर एक अमीर डॉक्टर थे और अपने बेटे से उन्हें काफी उम्मीदें थे। उन्हें हमेशा यही टेंशन रहती थी कि चार्ल्स पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं है। वो यही सोचते थे कि चार्ल्स का फ्यूचर डार्क है। चार्ल्स बुक्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे। उन्हें तो सिर्फ एडवेंचर करना पसंद था। आउटडोर एक्टिविटी में उनका दिल लगता था। उन्हें फ्लावर्स और बीटल्स कलेक्ट करने का बड़ा शौक था। उन्हें बर्ड्स भी अच्छी लगती थी, जिन्हें वो बड़े क्लोजली ऑब्जर्व करते और उनके बारे में लिखते। चार्ल्स डार्विन को नेचर बड़ा अट्रैक्ट करती थी। ये उनके लिए क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट थी। जब वो 15 के हुए तो उनके फादर ने एक मेडिकल स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया, मगर चार्ल्स बड़ी जल्दी ही वहां से ड्रॉप आउट हो गए, क्योंकि उन्हें खून देखकर ही चक्कर आ जाता था। और इस तरह चार्ल्स फिर कैम्ब्रिज चले गए। उन्होंने किसी तरह बैचलर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई फिनिश की। उन्हें सिर्फ बॉटनी मजेदार लगती थी। इसमें उनका पूरा इंटरेस्ट था। वो अपने प्रोफेसर हेंसलो के काफी क्लोज थे, जो उनके बॉटनी इंस्ट्रक्टर थे। ग्रेजुएशन के बाद प्रोफेसर हेंसलो ने एक सी वॉयज में नेचुरलिस्ट की जॉब के लिए चार्ल्स का नाम रेकमेंड किया। शिप का नाम था HMS बीगल, द शिप HMS बीगल, जो साउथ अमेरिका की यात्रा पे कुछ सालों के लिए जाने वाला था। चार्ल्स को इस ट्रेवलिंग के दौरान एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स के सैंपल कलेक्ट करके उन्हें वापस इंग्लैंड भेजने थे। शुरुआत में चार्ल्स इस जॉब के लिए कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि वो इससे पहले कभी घर से दूर नहीं रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इस जॉब में उन्हें काफी एडवेंचर का मजा मिलने वाला था। HMS बीगल के कैप्टन फिट्जरॉय ऑफ HMS बीगल ने उन्हें बोला कि उन्हें ग्रेट फ्लड और स्टोरी ऑन ऑफ क्रिएशन, जैसा कि जेनेसिस में बताया गया, उसके एविडेंस फाइंड आउट करने होंगे। कई महीनों बाद शिप ब्राजील पहुंचा तो चार्ल्स को देखते ही इस जगह से प्यार हो गया था। यहां वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन की भरमार थी। नेचर को इतने अलग अलग रंगों और वैरायटी के साथ पहले कभी नहीं देखा था उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पहले किस प्लांट या एनिमल का सैंपल लेकर भेजे। चार्ल्स कई दिनों तक घूमते रहे, एक्सप्लोर करते रहे। उन्होंने वहां जो भी एग्जॉटिक एनिमल्स और प्लांट्स देखे थे, उन सबको उन्हें ऑर्गेनाइज करके, लेबल लगाकर और डिस्क्राइब करके उनके बारे में लिखना था। स्टडी करने के लिए इतना कुछ था कि पूरी लाइफ भी कम पड़ती, लेकिन चार्ल्स का यह पैशन बन गया था। इन 5 सालों में उन्होंने साउथ अमेरिका के जंगलों काफी हद तक एक्सप्लोर कर लिया था। अर्जेंटीना में चार्ल्स ने जमीन के अंदर से एक आर्माडिलो के रिमेन्स ढूंढ कर निकाले। आर्माडिलो एक घोड़े और हाथी जैसे जानवर, जिसे मस्तोड़ान बोलते थे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था।
उन्होंने रियलाइज कि जमीन के अंदर दबे हुए इतने सारे एनिमल्स के रिमेन्स इस बात का प्रूफ है कि ये सारे एनिमल्स कभी इस दुनिया में हुआ करते थे। तो ये सोचना इलॉजिकल होगा कि अर्थ की सारी लाइफ फोर्स एक ही टाइम पर क्रिएट हुई होगी। जैसा कि बाइबल के जेनेसिस में कहा गया है, एंडीज के माउंटेन रेंज में उन्हें अपने इस आइडिया को सपोर्ट करने के और भी प्रूफ मिले। सी लेवल से 12000 फीट ऊपर चार्ल्स को सी शेल्स और कोरल रीफ्स के फॉसिल्स मिले। इस बात से वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये माउंटेन्स बहुत साल पहले अटलांटिक ओशियन का पार्ट रहे होंगे। फिर इतने सालों में कई बार वोल्केनो के फटने या अर्थक्वेक आने की वजह से ये माउंटेन रेंज एलिवेट हो गई होगी। गल्पगोस के आइलैंड में चार्ल्स को और भी बड़ी रियलाइजेशन हुई। फिजिकली भी चार्ल्स बड़े स्ट्रांग और मैच्योर लग रहे थे। उनके कैरेक्टर में भी काफी कुछ बदल गया था। चार्ल्स की लाइफ में अब एक पर्पज था, एक मीनिंगफुल और इंटेंस पर्पज। बाद में प्रोफेसर हेस्लो ने चार्ल्स की रिसर्च फाइंडिंग्स कैम्ब्रिज के प्रोफेशनल नेचुरलिस्ट को दिखाई और इसी वजह से चार्ल्स को उनके सर्कल में एक्सपेक्ट कर लिया गया और उन्हें लर्निंग के कई और मौके मिल गए थे। आने वाले टाइम में उन्होंने एवोल्यूशन की थ्योरी कंप्लीट की और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्रिएट की। चार्ल्स डार्विन एक रिस्पेक्टेड बायोलॉजिस्ट बन गए, जो उनके फादर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर आप मास्टर की लाइफ स्टोरी को स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि आइडियल अप्रेंटिसशिप या ग्रेट अपॉर्चुनिटी के मिलने के दौरान वो एक सिंपल आउटसाइडर से एक स्किल्ड एक्सपर्ट बन पाए। अप्रेंटिसशिप से पहले उनके पास कोई नॉलेज या डिसिप्लिन नहीं था, मगर उसके बाद उनकी लाइफ एकदम फोकस्ड हो गई। लेकिन जर्नी टू मास्टरी के लिए आपको दुनिया का चक्कर नहीं लगाना है। आपको बस ऐसे परफेक्ट मौके चाहिए जो आपको ट्रेन कर सके। ये आपकी जॉब हो सकती है या इंटर्नशिप या कोई वर्कशॉप, या आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां आप अपनी स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सको। अपना कोई मेंटोर बनाओ जो आपको हेल्प करे और अपने जैसे सेम इंटरेस्ट वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो। अपने को पूरी तरह से डेडिकेट कर दो। जो भी सीखो पूरे दिल से सीखो। सिर्फ अपना माइंड ही नहीं बल्कि अपना कैरेक्टर भी इंप्रूव करने की कोशिश करो। क्रिएटिव एक्टिव वुल्फगैंग अमाड्यूस मोजार्ट। वुल्फगैंग अमाड्यूस मोजार्ट एक चाइल्ड जीनियस थे। सिर्फ 4 साल की उम्र से ही उन्होंने पियानो बजाना सीख लिया था। उनके फादर लियोपोल्ड एक वायोलिनिस्ट और म्यूजिक टीचर थे। मोजार्ट जब 4 साल के थे तभी से पियानो बजाने लगे थे। उनके फादर लियोपोल्ड एक वायोलिनिस्ट और म्यूजिक टीचर थे। बचपन से ही वुल्फगैंग अपने फादर की म्यूजिक क्लासेस सुनते आ रहे थे। उनकी सिस्टर मरिया अन्ना ने भी 7 साल की उम्र से पियानो बजाना स्टार्ट कर दिया था। मोजार्ट के फादर जब उनकी सिस्टर को पियानो के लेसन्स देते थे, उस टाइम मोजार्ट वहीं आसपास रहते थे। उस वक्त उनकी उम्र कोई 4 साल थी। लियोपोल्ड ने देखा कि उनके बेटे में काफी पोटेंशियल है, तो उन्होंने वुल्फगैंग को भी सिखाना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने इससे पहले कभी इतने छोटे बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दी थी, लेकिन वुल्फगैंग ने लर्निंग में काफी इंटरेस्ट दिखाया। वो बड़े दिल से डीप फोकस के साथ पियानो सीखते थे। यही उनके जीनियस बनने की वजह थी। उन्हें पियानो बजाना बहुत ज्यादा पसंद था। जब भी उनके फादर उन्हें कोई मुश्किल पीस लर्न करने को बोलते तो मोजार्ट बड़े एक्साइटेड हो जाते थे और फिर दिन रात नॉन स्टॉप उस पीस की प्रैक्टिस में लगे रहते। कई बार तो उनकी प्रैक्टिस रात में भी चलती। फिर उनके पेरेंट्स उन्हें पियानो पर से उठने को बोलते और सोने के लिए भेज देते थे। एक दिन की बात है, लियोपोल्ड ने देखा कि एना मारिया और वुल्फगैंग एक ऐसा पीस बजा रहे थे जिसके लिए 2 पियानो चाहिए। तो उन्हें एक अमेजिंग आइडिया आया। अब क्योंकि उनकी कोई खास इनकम नहीं थी तो लियोपोल्ड ने सोचा कि वो अपने बच्चों के साथ यूरोप का टूर करेंगे और पब्लिक परफॉर्मेंस से पैसा कमाएंगे। लियोपोल्ड वायलिन बजाएंगे और उनके बच्चे पियानो। उन्होंने मारिया एना को एक प्रिंसेस की ड्रेस पहना दी और वुल्फगैंग को कोर्ट मिनिस्टर की। फिर उन्होंने वियना, पेरिस, लंदन का टूर किया। जहां भी वो गए उन्होंने वहां की रॉयल फैमिलीज और कोर्ट मेंबर्स को इम्प्रेस किया। वुल्फगैंग कोर्ट कंपोजर्स से फ्रेंडशिप कर लेते थे। उन्होंने फेमस कंपोजर जोहान क्रिस्टियन बाच को एडवांस लेसन्स देने के लिए बोला। वुल्फगैंग को वर्ल्ड ऑफ थिएटर और ऑनपेरा ने भी बड़ा अट्रैक्ट किया। वो यूरोप की ग्रेट सिटीज के म्यूजिक में पूरी तरह से डूब गए थे। मोजार्ट फैमिली का यह टूर काफी सक्सेसफुल रहा, लेकिन उन्हें अब एक न्यू स्ट्रेटेजी सोचनी थी क्योंकि वुल्फगैंग और मरिया एना अब बड़े हो रहे थे। हालांकि उनके परफॉर्मेंस की नोवेल्टी अब धीरे धीरे कम हो रही थी, फिर भी वुल्फगैंग ने अब तक काफी नॉलेज और एक्सपीरियंस अचीव कर लिया था। वुल्फगैंग जब 17 के हुए तो उनके फादर ने उन्हें अपने होम टाउन सल्जबुर्ग में कोर्ट कंपोजर की पोजीशन में रखवा दिया था। लियोपोल्ड ने सल्जबुर्ग के आर्चबिशप को अपने बेटे को रखने के लिए रिक्वेस्ट की थी। वो अपने बेटे वुल्फगैंग के लिए एक स्टेबल जॉब चाहते थे। खैर, वुल्फगैंग भी काफी खुश थे।
हालांकि वो ग्रेट थिएटर और म्यूजिक को बड़ा मिस कर रहे थे जो उन्होंने बचपन में देखा था। सल्जबुर्ग बड़ा छोटा सा टाउन था। यहाँ ना तो ओपेरा थे और ना ही बड़े बड़े थिएटर। सबसे बड़ी बात यह थी कि वोल्फगैंग म्यूजिक कंपोज करना चाहते थे, अपना खुद का मास्टरपीस बनाना चाहते थे। वो दूसरों का म्यूजिक परफॉर्म करके थक चुके थे। उन्हें कुछ ऐसा परफॉर्म करना था जो उनकी खुद की क्रिएशन हो। उन्हें अपनी लाइफ में अपने फादर का इंटरफेयर अब और बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा था। वो इस बंधन से आजाद होने की कोशिश कर रहे थे। जब वो 25 के थे तो एक बार वो आर्चबिशप के साथ वियना गए। वोल्फगैंग ने वहां खुद को एक कोर्ट म्यूजिशियन के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया था, मगर आर्चबिशप अभी भी उन्हें किसी बच्चे और अपने नौकर की तरह ट्रीट करते थे। वोल्फगैंग को फील होता था कि टाइम उनके हाथ से छूट रहा है। वो इतने बड़े हो चुके थे कि अपनी लाइफ का फैसले खुद ले सके। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब और नहीं सहेंगे। जब वियना से जाने का टाइम आया तो वोल्फगैंग ने आर्चबिशप से बोला कि वो अब वियना में ही रहेंगे। वियना का थिएटर, ओपेरा कल्चर और ऑर्केस्ट्रा उन्हें अट्रैक्ट करता था। उन्हें स्ट्रांगली फील होता था कि यही वो जगह है जहां वो अपने टैलेंट को यूज करके म्यूजिक की दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। उन्होंने कोर्ट कंपोजर वाली जॉब छोड़ दी और वियना में रहने लगे। ना तो उनके फादर और ना ही सल्जबुर्ग के आर्चबिशप उनको रोक सके। ये उनकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। इस पॉइंट पर वोल्फगैंग के पास म्यूजिक का 20 सालों का एक्सपीरियंस था। उन्होंने 20,000 से भी ज्यादा घंटों की प्रैक्टिस की थी। उन्हें अब सिर्फ एक मौका चाहिए था जहां वो अपनी जीनियस शो कर सके, और ये मौका थिएटर प्ले डॉन जियोवानी के नाम से उनके सामने आया। वोल्फगैंग म्यूजिक के हर फील्ड में माहिर थे। उन्हें मालूम था कैसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, चाहे सैडनेस हो या एंगर या सुख। म्यूजिक के जरिए हर मूड को एक्सप्रेस किया जा सकता है। उन्होंने लार्ज ऑर्केस्ट्रा के लिए म्यूजिक कंपोज किया और इसके मास्टर बन गए। इससे पहले किसी ने इस टाइप का म्यूजिक क्रिएट नहीं किया था। उनके म्यूजिक कॉम्पोजिशन इतने अलग, इतने क्रिएटिव और इतने एडवेंचर्स होते थे, फिर भी उनमें मास्टरी और गहराई थी। उन्होंने डॉन जियोवानी के कैरेक्टर के हिसाब से म्यूजिक बनाया था, जो एक ग्रेट सेड्यूसर था जिसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। ये थी मोजार्ट की अमेजिंग मास्टरी। अपनी लाइफ के लास्ट 10 सालों में उन्होंने अमेजिंग म्यूजिक क्रिएट किया। उन्होंने ओवरट्यूज बनाया, सोनाटा क्रिएट किया और ओपेरा म्यूजिक दिया, जो आज किसी खजाने से कम नहीं समझा जाता। मगर अफसोस कि ये ग्रेट आर्टिस्ट सिर्फ 35 साल की उम्र में चल बसा। लेकिन जाने से पहले वो अपनी लाइफ का मकसद पूरा कर गया। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी इमेजिनेशन पीक पर होती है। हमारे मन में हजारों सवाल होते हैं। हम इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस में बंधने लगते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें अपने सपने पूरे करने से रोकने लगती है और हम उतने क्रिएटिव नहीं रहते जितने कि बचपन में होते थे। क्रिएटिव एक्टिव स्टेज बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी और एक्सपर्ट स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। यहाँ क्रिएटिव से मतलब है कि हम हाईली प्रोडक्टिव बने, हम किसी आर्टिस्ट की तरह बन सकते हैं। एक्टिव से हमारा मतलब है कि हम ओरिजिनल बने, हमें दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में परफेक्ट है। रूल्स से हटकर देखें तो हम कुछ नया और डिफरेंट करने की एबिलिटी रखते हैं, और इसका ग्रेट एग्जाम्पल हमारे सामने है मोजार्ट का ग्रेट म्यूजिक। उनकी कंपोजिशंस जिसमें ऑर्केस्ट्रा के सारे स्किल्स है। मोजार्ट से पहले का थिएटर म्यूजिक लाइट और मेलो था, मगर अपने 2 डिकेड्स के एक्सपीरियंस से मोजार्ट के माइंड में एक बड़ी पिक्चर बन चुकी थी। उन्होंने ऐसा म्यूजिक क्रिएट किया जो हर तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करता था, क्योंकि जिन प्ले के लिए वो म्यूजिक कंपोज करते थे उनके हर कैरेक्टर के हिसाब से मोजार्ट ने म्यूजिक बनाया था। और ये एक नया ट्रेंड था जो सिर्फ मोजार्ट ने सेट किया। उनके म्यूजिक सुनकर लोग शॉक रह गए थे। उन्हें ये बड़ा पेनफुल लगता था, लेकिन मोजार्ट यूरोप का एक न्यू स्टैंडर्ड बनकर उभरे। एक वो ही थे जिन्होंने वर्ल्ड ओन ऑफ थिएटर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। मास्टरी इंट्यूशन कोई मैजिक पावर नहीं है, ये किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन हाँ, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा फोकस और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। हमारी ब्रेन कैपेसिटी के साथ हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती चली जाती है। इंट्यूशन मेमोरी से स्टार्ट होती है। आपका माइंड सालों से इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करता रहता है, हर तरह की इंफॉर्मेशन और उन मास्टर्स की थ्योरीज जो आपसे पहले हुए हैं। और क्योंकि आपके पास इतनी स्किल्स होती है, आपने इस बुक में दा विंसी, चार्ल्स डार्विन और मोजार्ट जैसे ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में सुना। आपने इस बुक में सुना कि पावर ऑफ इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग होती है, और इसमें आपने मास्टरी के 3 फेसेस के बारे में भी सीखा। ये बुक आपको अपनी स्किल पर मास्टरी अचीव करने का रास्ता दिखाती है, और आपको बस ये पार्ट फॉलो करना है। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, आप भी ये कर सकते हैं। तो सोच क्या करे हो।
अपना हर दिन मुट्ठी में कर लो। अभी देर नहीं हुई है। अपने हर दिन को मैक्सिमम यूज करो। अपने ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज करने की पूरी कोशिश करो, वरना आपका टाइम यूं ही वेस्ट चला जाएगा। अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करो और आज बल्कि अभी से अपनी मास्टरी की जर्नी की शुरुआत करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।